नमस्कार। केमिस्ट्री धाम के YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में अध्याय 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स में अपन पढ़ रहे हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज। इससे पहले की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था वर्नर सिद्धांत, और उसके साथ ही साथ पढ़ लिया था अपन ने कि इन संकुलों में संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो संकरण के पश्चात ही अपन वीबीटी पढ़ रहे हैं, इसलिए कल की क्लास में मैंने कहा था कि आप संकरण की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष ध्यान से देखें। और इससे पहले कि आप भी वीबीटी का वीडियो देखें, एक बार पुनः आप मेरी इससे जस्ट पीछे वाली क्लास या इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इसमें। तो लीजिए शुरू करते हैं अपन वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत। देने वाला था पोलिंग। कौन था? पोलिंग महोदय ने यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को अपन डिस्क्राइब करते हैं कि धातु और लिगेंड के बीच में किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है और उनकी नेचर क्या रह जाती है, यह सिद्धांत बताता है अपना वीबीटी। इस सिद्धांत के तहत अपन कोई भी एक संकुल ले लेते हैं, जैसे कोबाल्ट का अमोनियम जो एमीन लिगेंड है उनके साथ में यह संकुल बना दिया मैंने। इस संकुल की व्याख्या अपन इस सिद्धांत के द्वारा करते चलेंगे, साथ ही साथ इसको समझते भी चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या रहता है, यहां पर जो मेटल है भाई, जिस भी कॉम्प्लेक्स की अपन व्याख्या कर रहे हैं, जैसे इस कॉम्प्लेक्स की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें जो धातु है वह क्या करेगा, सबसे पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं। मेटल क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, यहां पर ऑक्सीकरण अंक 3 है, तो ऑक्सीकरण अंक के अनुसार वह अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। यानी मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके मेटल आयन बनाएगा। अब यहां जरूरी नहीं है कि सारे मेटल त्याग करें भाई, वो तो डिपेंड करेगा उसका ऑक्सीकरण कितना है। जैसे ऑक्सीकरण मान लो उसका 0 है तो कोई इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं करेगा। इस संकुल में +3 है तो 3 त्याग करेगा, किसी संकुल में +2 है तो 2 त्याग करेगा। तो संकुल की व्याख्या करने जा रहे हैं अपन, धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके या उस संकुल में जिस भी ऑक्सीकरण अवस्था में है इलेक्ट्रॉन त्याग करके और आयन में चेंज हो जाता है। दूसरा लेते हैं अपन फिर, धातु अब क्या करेगा, जैसे कोबाल्ट का लिखा अपन ने, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, 3d7 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। इस संकुल में कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, CO3+ में, तो 2 इससे त्याग दिए, एक ये सबसे पहले बाहरी से त्यागा, तो 3d6 4s0, और अपन ने क्या बना दिया, अब इसका ऑर्बिटल व्यू कर लिया अपन ने। ये साहब ये हो गए 5 डी के कक्षक हो गए, एक s का हो गया और 3 p के हो गए, और डी के भी ले लेंगे आगे कोई काम में पड़ेगा। अब यहां 3d 4s 4p और आगे और लिख लिया अपन ने 4d, ये लीजिए अपने तैयार है। नेक्स्ट डी में 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए मैंने, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब क्या करेगा धातु, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस रूप में आ गया, अब दूसरा पॉइंट आ रहा है वीबीटी का बहुत महत्वपूर्ण, कि धातु की जो समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, उपसह संयोजन संख्या जिसको कह रहे हैं, कितनी है, वो 6 है। तो धातु क्या करेगा, धातु के अंदर मौजूद s, p और d कक्षक, धातु के अंदर मौजूद s, p और d कक्षक में उतने रिक्त कक्षक वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवाएगा, उतने रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा जितनी उसकी उपसह संयोजन संख्या है। यहां कोबाल्ट की उपसह संयोजन संख्या कितनी है, कितने हैं, 6, तो कितने रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा ये धातु, 6 कक्षक उपलब्ध करवाएगा। अब रिक्त क्यों चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि अपन ने इस चैप्टर को पढ़ा है कि धातु और लिगेंड कौन होते हैं, जो लोन पेयर रखते हैं और अपना लोन पेयर देते हैं, और धातु पे क्या हो रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, यानी लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर धातु को देता है। इसका मतलब एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो पूरी तरह से रिक्त चाहिए कि नहीं चाहिए मेटल को, यहां ये 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जा सकते। रिक्त तो ये है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए अपने को धातु के पास क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। यहां पर बहुत जरूरी है धातु लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनने के लिए। तो धातु के पास कक्षक है sp_d, तो इन कक्षकों में क्या करेगा, वह वो कक्षक छांट लेगा जो वैकेंट है, और कितने लेगा, जितनी उसकी समन्वय संख्या, 6 समन्वय संख्या, 6 वैकेंट ऑर्बिटल लेगा। अब वैकेंट ऑर्बिटल कौन से भाई, यहां पर अब 2 संभावनाएं बन रही हैं, जैसा मैंने कल के संकरण में पढ़ाया था। अब यहां पर एक s का ये ले ले, 3 p के और 2 d के, तो ये हो सकता है यहां पर बन जाए sp3d2, या तो 6 कक्षक ये ले ले, या फिर क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके अंदर, और 2 कक्षक अंदर के काम में ले ले। तो क्या करेगा, ये मेरा पिछले की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, और यहां पर भी सरसरी तौर पे मैं आपको बता देता हूं। हालांकि ध्यान रहे, वीबीटी ये नहीं कहता
कि किस स्थिति में अंदर के कक्षक काम में लेगा, किस स्थिति में बाहर के कक्षक काम में लेगा। वीबीटी की यही कमी है, लेकिन अपन ने पढ़ लिया है इस चीज को कि भाई कब अंदर के कक्षक काम में लेने, कब बाहर के। तो फटाफट बता रहा हूं, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं मेटल। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि भाई बाहर के डी कक्षक काम में लेने या अंदर के डी कक्षक काम में लेने। यदि अंदर के डी कक्षक काम में लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां, और अंदर के खाली हो गए कितने, 2 अंदर से खाली हो गए, 1 s का 3 p के। कौन सा संकरण हो लिया, D2sp3। तो sp3 D2 हो गया, D2sp3 होगा, ये बता रहा हूं मैं। कब अंदर के काम में लेते हैं, कब बाहर के। तो अपन देख रहे हैं पिछले क्लास में मैंने बताया यदि धातु 3D का हो तो अपन चेक करेंगे लिगेंड, और लिगेंड यदि हेलोजन या H2O है, लिगेंड यदि हेलोजन या H2O है, तब तो इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण नहीं करवाना और बाहर के कक्षक काम में लेने हैं। और यदि इसके अलावा कोई भी लिगेंड है, जैसे यहां NH3 है, तो अपन क्या करेंगे, यहां का इलेक्ट्रॉन उठाया यहां का इलेक्ट्रॉन उठाया यहां ले, और अंदर के 2 डी कक्षक खाली कर लिए। अभी यहां संकरण कौन सा हो गया, D2sp3। तो अब इसमें कौन सा रहेगा, बोलिए अंदर के कक्षक काम मिलेंगे या बाहर के, क्योंकि NH3 है। यदि अक्सीय H2O होता तो अपन बाहर के डी कक्षक काम में लेते। ये है NH3 लिगेंड है, इसका मतलब अंदर के डी कक्षक काम में लिया, इलेक्ट्रॉनों को पुनर्वितरित कर दिया, उन्हें रीअरेंज कर दिया अपन ने, और अंदर के 2 डी कक्षक काम में आ गए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, धातु क्या करता है, अपनी समन्वय संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। साफ रिक्त कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5 6 कक्षक हो गए। ये कक्षक अलग अलग है, ये डी है, ये एस है, ये पी है। अलग अलग है तो अलग अलग ऊर्जा के हैं, लेकिन लगभग समान ऊर्जा के हैं। तो ये अलग अलग लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और नए कक्षकों का निर्माण करेंगे, जिन्हें अपन कहते हैं संकरित कक्षक। तो यहां पर अब जो नए संकरित कक्षक बने हैं, अब आप चाहें तो इन संकरित कक्षकों को एक साथ बना सकते हैं, चाहे तो अलग अलग बना सकते हैं। जैसे मैं इन 6 को एक जगह ही बना देता हूं, चलिए कोई बात नहीं। ये लो साहब 6, यहां पर डी के ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 1 2 3 और 3 6 कक्षक यहां हो गए साहब। ये कौन सी स्थिति होगी, यहां है CO3 प्लस इन CONH3 का होल 6, यानी CO3 प्लस आयन, CO3 प्लस आयन इस संकुल में इस रूप में है। तीन इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं यहां पर, सॉरी 3 जोड़े हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जुड़े हुए हैं, बाकी कक्षक खाली हैं। तो ये तो जुड़े हुए हो गए, और ये क्या रह गए, ये D2sp3 संकरित कक्षक रह गए साहब, ये मौजूद है। अब इनमें क्या रहेगा, 6 लिगेंड, 6 है NH3। प्रत्येक लिगेंड क्या करेगा, अपना लोन पेयर इनमें प्रदान करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, चाहे तो आप इस प्रकार से दिखाइए या फिर 2 क्रॉस लगा करके इनको दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ताकि इस धातु के इलेक्ट्रॉन से अलग दिखे अपने को, बाकी कोई भी नहीं है अपना इसमें। तो ये NH3 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 इस प्रकार से 6 NH3 अपन ने इसके अंदर जोड़ दिए। यहां जोड़ने का तात्पर्य यह है कि धातु के D2sp3 संकरित कक्षक और लिगेंडों के लोन पेयर वाले कक्षक संकरण ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। फलस्वरूप होगी। अब यहां पर ये क्या बन गया है, ये बन गया अपना संकुल, जिसमें धातु से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और बन गया अपना CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। यहां इस कॉम्प्लेक्स के बनते ही अपने पास के नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। पहला पॉइंट आया, धातु ने इलेक्ट्रॉन त्याग किए। दूसरा पॉइंट आया, जितनी समन्वय संख्या है उतने रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाए। तीसरा पॉइंट आया, रिक्त कक्षक संकरित हुए, संकरित कक्षक बने। इस संकरण से संकुल की ज्यामिति, संकुल की संरचना अपन बता सकते हैं। संकुल की संरचना जैसे संकरण के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। संकुल की संरचना अपन यो बताते हैं कि भाई मान लीजिए यदि संकरण आता है sp, तो कैसी रहेगी, लीनियर। यदि sp2 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल ये रहेगी। और यदि sp3 या D3s है तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp2 है या sp2d है तो होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और sp3d2 या D2sp3 है तो होगी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी। अब देखिए इसमें कौन सा आया भाई, अंदर के डी कक्षक काम में आए।
D2sp3 संकरण हुआ, संरचना कैसी रहेगी, अष्टफलकीय रहेगी, पहली चीज होगी। नेक्स्ट इसमें क्या बताता है, यदि डी कक्षक अंदर के काम में लिए जा रहे हैं तो इससे जो संकुल बनेगा उसे अपन कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। यदि डी कक्षक बाहर के प्रयुक्त हो रहे हैं संकरण में तो इसे अपन कहेंगे उच्च चक्रण संकुल या बाह्य कक्षक संकुल। बिल्कुल ध्यान रहे, यदि अंदर के डी कक्षक काम में आ रहे हैं निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल, बाहर के काम में आ रहे हैं बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल। संकरण से संरचना अपन यूं बता देंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज जो वीबीटी बताता है वो है संकुलों की चुंबकीय प्रकृति की व्याख्या। यहां पर संकुलों की चुंबकीय प्रकृति अपन कैसे देख करके बता सकते हैं, यहां ये देख करके अपन बता सकते हैं कि भाई यदि सारे के सारे धातु के, भाई लिगेंड के तो सारे लोन पेयर हैं, जुड़े हुए हैं, युग्मित ही होते हैं, धातु के यदि सारे लिगेंड युग्मित हैं तो संकुल होगा प्रतिचुंबकीय, और यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया तो कहलाएगा अनुचुंबकीय। अब सारे युग्मित हैं तो ये संकुल कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, और यदि एक भी अयुग्मित बच जाता तो कहलाता ये अनुचुंबकीय। तो ये रही अपनी वीबीटी। लेते हैं अगला एग्जांपल, फ्लोराइड के साथ में संकुल बनाते हैं कोबाल्ट का, हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन, ये लिखा मैंने संकुल। और अब शुरू करते हैं अपन 3 नेगेटिव कोबाल्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d7 4s2, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है तो 3d6 4s0, ये बनाए अपन ने डी के, ये s, ये p, और आगे वाला डी और ले लेते हैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए। ये 3d 4s 4p 4d, यहां ले जा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब क्या है, लिगेंड कितने 6 हैं तो 6 रिक्त कक्षक चाहिए। अब बोलो इनको युग्मन करवाएं या आगे के लिए, बिल्कुल यहाँ हेलोजन है तो युग्मन नहीं करवाना और आगे के डी कक्षक काम में लेंगे, और ये बन गया संकरण हो गया sp3d2 हो गया, sp3d2 हो गया। तो ये प्रकृति कैसी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए तो यह अनुचुंबकीय होगा, और संकुल कैसा बनेगा, बाह्य कक्षक संकुल। अब देखिए sp3d2 और d2sp3, संकरण एक ही, संरचना एक ही, ज्यामिति एक ही, लेकिन फर्क क्या रहेगा, इन दोनों में स्थायी कौन है, आंतरिक कक्षक संकुल। क्यों, क्योंकि यहां अंदर के डी कक्षक काम में लिए जा रहे हैं जो नाभिक के अधिक निकट है। इसलिए यदि स्थायित्व की बात करें अपन तो d2sp3 संकुल है वो sp3d2 से अधिक स्थायी होते हैं। तो ये तो रहा अपना, देखिए वीबीटी। नेक्स्ट लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए रहेगा, वो ये रहेगा NiCN4 इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, संकरण कौन सा है, और मैग्नेटिक नेचर बतानी है आपको, मैग्नेटिक प्रकृति किस प्रकार की है, ठीक है। जब अपन देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां क्या रही, और इनकी कमियों को पूरा करने फिर आया था CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जो अपनी अगली क्लास रहेगी वो CFT के ऊपर ही रहने वाली है। तो पहले इसकी कमियां देखते हैं अपन। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यह एक्सप्लेन करने में असफल रहा, यानी संकुलों के जो रंग हैं उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। इसकी व्याख्या कौन करेगा, फिर इसकी व्याख्या करेगा CFT, वहां अपन पढ़ेंगे इसको T2G से EG में जो ट्रांसफर वगैरह चलेगा, यहाँ पर E से या T2 में। तो यह संकुलों की व्याख्या, रंगों की व्याख्या नहीं कर पाया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कब तो अपन आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं, कब बाहरी कक्षक संकुल बनाते हैं, तो इसका क्या क्राइटेरिया लिया उसने, यह व्याख्या, यह सिद्धांत नहीं कर पाया। यद्यपि अपने को पता है कि कब अंदर वाले बनाने, कब बाहर वाले बनाने, लेकिन वीबीटी ये इस चीज की व्याख्या नहीं करता कि किस कंडीशन में अंदर के डी कक्षक काम में लीजिए, किस कंडीशन में बाहर के डी कक्षक काम में लेने हैं। वह यह कैसे एक्सप्लेन कर पाया, वह तो एक्सपेरिमेंटली बता पाया कि भाई ये अनुचुंबकीय है, इसका मतलब ये हुआ होगा, यानी बाहर के डी कक्षक काम में लिए होंगे, ये प्रतिचुंबकीय मतलब अंदर के डी कक्षक काम में लिए होंगे। लेकिन यदि D1 D2 D3 इनकी यदि अपन चर्चा करें अपन, तो चाहे संकुल हो चतुष्फलकीय, चाहे वर्गाकार हो, चाहे अष्टफलकीय हो, चाहे त्रिभुजीय द्विपिरामिडी हो, सब में कैसा रहेगा, ये सब में अनुचुंबकीय रहेगा। तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ साथ है वह
इनकी जो चुंबकीय प्रकृति है वह बदलती रहती है समय नहीं सॉरी तापमान के साथ साथ। ताप के साथ इन संकुलों की चुंबकीय प्रकृति किस प्रकार से बदलती है, किस कारण वरी करती है, वह एक्सप्लेन करने में यह सिद्धांत असफल रहा। और सबसे महत्वपूर्ण 2 नंबर वाला पॉइंट, जो एमीन का कॉपर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहां पर, यह एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था लेकिन नहीं होता। क्यों? अब इसको देखते हैं अपन कि भाई क्या चक्कर है यहां पर। देखिए कोबाल्ट है, यहां मैंने +2 लिखा है, इसका मतलब कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 में। कोबाल्ट का ये संकुल क्या करता है, CO2+ है वह CO3+ में बदल जाता है। कैसे बदलेगा? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखते हैं 3d7 4s2, CO3+ में CO2+ में क्या रहेगा 3d7 और 4s0। अब मैंने बनाया साहब यहां पर ये 3d 4s 4p और ये 4d कोबाल्ट का बना रहा हूं मैं। तो यहां देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन में डाल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसके बाद में आगे लेते हैं अपन। अब इसमें जब संग्रहण अपन करवाते हैं तो संग्रहण में होता ये है कि यह तो युग्मित हो गया यहां पर, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा ये 4d में चला जाता है, ठीक है। और संकुल कैसा हो गया, संकरण हो गया D2sp3, ये हो गया संकरण, अंदर के 2d 1s 3p। तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से इतना दूर चला जाता है कि यहां से फ्री हो जाता है, और क्या बन जाता है, जो CO2+ था वह किस में चेंज हो जाता है, एक बाहर चला गया बिल्कुल, तो किस में चेंज हो गया, CO3+ में चेंज हो गया। इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर है, इसका खुद का ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो दूसरे को मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसमें। तो यह प्रकृति किसकी होती है, कोबाल्ट के CO2+ आयन की होती है। सेम प्रकृति देखिएगा यहां पर बिल्कुल ध्यान से, 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो गए, 7वां वहां चला गया था। अब सेम का सेम मैं आपको कॉपर में दिखाता हूं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s1 होता है साहब। और कॉपर Cu2+ की जब अपन बात करते हैं तो ये होता है 3d9 4s0। अब कॉपर में अपन ने बनाए, ये लो साहब 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d, 9 इलेक्ट्रॉन बना रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां क्या होना चाहिए था, NH3 यहां पर भी है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो यह लिगेंड क्या होना चाहिए था, ये यहां से उठ करके यहां आता, बिल्कुल आता है यहां से उठ करके यहां। और संकरण, अब संकरण अपन क्या माने, संकरण अपन यो माने कि भाई आता नहीं है, जैसा मैं इसमें बता रहा था आपको कि भाई एक 4d में चला जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसमें यहां आना चाहिए था, ठीक है। और यहां आने से संकरण कौन सा हो जाता, एक अंदर का D 1s और 2p के, क्या संकरण हो जाता, DsP2, यह संकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता। और एक्चुअल में क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन यहां से हटता ही नहीं है और यहीं का यहीं पड़ा रहता है। इसका मतलब नाभिक के प्रभाव क्षेत्र से दूर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि Cu2+ है वह Cu3+ में नहीं बदलेगा, इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर नहीं रहेगी। ये ऐसा कैसा रहेगा, S एक रहता है, 2p के रहते हैं, यहां विशेष प्रकार का ध्यान दीजिए। अब आप कहीं यूं नहीं कर दें कि एक S का 3p के sp3 संकरण हो गया, नहीं, संकरण होता है इसका 1s 2p और 1d, यानी ये 1s 2p और 1d, संकरण हो गया sp2d। संरचना वही रहेगी, स्क्वायर प्लेनर ही रहेगी, लेकिन यहां ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं निकल पाता है। इसकी व्याख्या भी यह सिद्धांत नहीं कर पाया। यह सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा कि भाई कोबाल्ट का जो एमीन कॉम्प्लेक्स है इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर एज कॉपर का जो एमीन के साथ में कॉम्प्लेक्स है इट इज नॉट रिड्यूसिंग गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सिद्धांत की व्याख्या भी इसकी व्याख्या भी यह सिद्धांत नहीं कर पाया। तो ये रहा अपना आज का वीबीटी और वीबीटी की कमियां। कल पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में CFT। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।